Assalamu alaikum, everyone. I hope everyone would be doing fine. मेरे पास आज डिस्कस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें मुझे एक मिनट दीजिएगा। जून 2014। June 13. ओके, तो ये क्वेश्चन ओके कह रहा फॉलोइंग आर फोर आइसोमेरिक एस्टर्स। ये क्वेश्चन है एसिड बेस इक्विलिब्रिया से रिलेटेड। आज हमने एसिड बेस इक्विलिब्रिया की थोड़ी सी क्वेश्चंस की रिवीजन करनी थी। Four isomeric esters with the molecular formula C7H14O2 are used for artificial flavors in drinks and sweet to give pear, banana, plum taste to foodstuff. In each space, write one or more letter. Which of these can exist as optical isomer? तो आप बताइए इसमें कौन कौन ऑप्टिकल आइसोमर के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो एक तो इसमें एक मिनट, जल्दी से खोलो, शाबाश। ओके, मेरे पास ये कार्बन ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, ये कार्बन ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, ये कार्बन ऑप्टिकल, यानी क्यों? क्योंकि जो कार्बन अकेला दिख रहा है तो मैं इसके साथ कोई अटैच ग्रुप नहीं, तो उसका मतलब उसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास तीन हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन और उसके पास तीन हाइड्रोजन। तो नो कार्बन इज एक्टिंग एज ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, इसमें ये कार्बन ऑप्टिकल नहीं है, ये ऑप्टिकल नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये काइरल सेंटर है, इसके एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ दो कार्बन, एक तरफ ये ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन। डी में ऑप्टिकल एक्टिविटी है। सी में देखते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं क्योंकि इस तरफ भी CH3, इस तरफ भी CH3, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। और इसको देखिए, यस, डी में ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ CH3 और यहाँ C3H7, यहाँ ये पूरा ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन। तो बी एंड डी आर ऑप्टिकली एक्टिव, बी एंड डी आर ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑफ दीज कंपाउंड प्रोड्यूस अ सेकेंडरी अल्कोहल, इनमें से कौन है ऐसा जो सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकता है? तो मेरा आंसर, मुझे ये स्ट्रक्चर को देख के करना है। मुझे ये तो पता चल गया, एक मिनट को मैं बाकी सब कचरे को मिटा दूं। ठीक है, बाकी सब सो रहे हैं क्या? यस, मेरे पास विच ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कुड प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल यानी अगर बॉन्ड यहाँ से टूटे, एस्टर लिंकेज कहाँ से टूटता है? यहाँ से, राइट। हाइड्रोलिसिस पे एस्टर लिंकेज यहाँ से टूटेगा। तो इनमें से कौन है जो सेकेंडरी अल्कोहल बना सकता है? सेकेंडरी अल्कोहल मतलब ये वाला पार्ट, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला पार्ट एसिड बनाता है या सॉल्ट बनाता है, यू ऑलरेडी नो दैट। और ये सिंगल बॉन्डेड वाला ऑक्सीजन वाला पार्ट अल्कोहल बनाता है। तो इसमें अगर मैं अल्कोहल देखूं तो अल्कोहल कैसा बन रहा है? पहले वाले के अंदर अल्फा कार्बन इज नॉट क्राउडेड विद मोर देन वन साइड, सिर्फ एक आर ग्रुप है इसके पास, तो उसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। ये वाला अल्फा कार्बन भी किसी और ब्रांच से कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। ये वाला कार्बन भी किसी और ब्रांच से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक तरफ से ब्रांचेस से कनेक्टेड है, तो ये भी प्राइमरी बनाएगा। ये वाला अल्कोहल ये दो तरफ से कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। मेरा आंसर होगा डी, इट कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल। शाबाश, शुक्र, अब जवाब आने शुरू हुए। अच्छा, द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस एथेनोइक एसिड, राइट। एसिड बनाएगा या सॉल्ट बनाएगा, मैं दोनों बातें इसलिए कहता हूँ। तो कंडीशन क्या चाहिए? H2SO4 एसिड चाहिए डाइल्यूट स्टेट के अंदर, कि कॉन्सेंट्रेटेड में हम इसको नहीं ले सकते। प्लस डाइल्यूट स्टेट का मतलब वाटर खुद ब खुद आ गया है, साथ साथ हीट चाहिए मुझे। दीज आर द कंडीशंस नीडेड। वाटर डाइल्यूशन की वजह से मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर मैं वाटर को मेंशन, डाइल्यूट का मतलब है एक्सेस वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ तक सब मुझे रिस्पॉन्स करें कि ये बात, ये तीनों पार्ट इसके समझ में आए सबको? सिर्फ दो बच्चे रिस्पॉन्सिव हैं, बाकी सब गधे, मतलब सो रहे हैं। पाँच, रेस्ट ऑफ यू आर स्लीपिंग। छः, जैनब इज दिस थिंग क्लियर? नाम लेके पूछना पड़ेगा। मुशबार, Yes, sir. ओके, एंड अनस, मुनीब हसन, हानिया, अमामा, राइट। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे अच्छा सवाल है इसका। अब कह रहा है द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज 1.75 टाइम 10⁻⁵ मोल पर dm³। एक्सप्लेन व्हाई दिस वैल्यू ऑफ Ka इज मच लार्जर देन एथेनॉल। अब ये जो क्वेश्चन है, इसकी एसोसिएशन कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता दूँ। एथेनॉल की Ka वैल्यू तकरीबन 10⁻⁻14 के करीब होती है, विच इज़ दैट स्मॉल।
अच्छा, और क्लोरोइथेनॉइक एसिड की 10⁻³ या -2 के करीब होती है। थोड़ा सा जजमेंट के लिए आइडिया देता हूँ। अजान, यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन को अपनी नेगेटिविटी कन्वे करता है। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर भी हैं। हाइड्रोजन का इससे अपनी जान छुड़ाना मुश्किल है। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मोर द नेगेटिविटी, ये भी हमने पढ़ा नहीं है, आएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ कंपैरिजन कराना। नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन डिफिकल्ट टू लूज H+ आयंस। जितना मुश्किल है H+ आयन को लूज करना होगा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Ka। एग्जाम में कह रहे हैं कि एथेनोइक एसिड की मच ग्रेटर है, मच लार्जर वैल्यू। तो रीजन क्या है? ऑक्सीजन की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इट कैन नॉट दैट इजीली लूज। अब देखो, फर्ज करो सर, अगर ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच क्यों नहीं लेता? खींच लेगा। खींचने के बावजूद इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। हाइड्रोजन इसके साथ अटैच रहेगा। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हाइड्रोजन टू गो अवे फ्रॉम दिस, राइट? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हाइड्रोजन टू बी अवे फ्रॉम दिस। हाइड्रोजन को लूज करना मुश्किल है एथेनॉल के लिए। हाँ, लेकिन जितनी कम नेगेटिविटी, अब ज़रा इसको देखो, क्लोरोइथेनॉइक है। मैं सिर्फ एक हिंटिंग रीजन दे रहा हूं ताकि, अब यहां देखें, यहां भी एक रीजन होता है डीलोकलाइजेशन का, जो अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन फिर भी ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट कन्वे करता अगर यहां हेलोजन नहीं होता। तो इसके इलेक्ट्रॉन खुद इधर पुल हो रहे हैं, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी को रिड्यूस कर रहा है। ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉन को पुल होने लगेंगे तो इनकी नेगेटिविटी पहले से कम हो जाएगी, हाइड्रोजन को लूज करना आसान हो जाएगा। इज दैट मेकिंग सेंस? एथेनॉल वाला रीजन सेंस कर रहा है? पहले बताओ। यस अजान साहब, कोई क्वेश्चन है बेटा? मैं सिर्फ अल्कोहल वाला पूछ रहा हूं कि मोर द नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन डिफिकल्ट टू लूज H+ आयन। ठीक है, और यहां पर हानिया, यहां पर एक हैलोजन ग्रुप Cl is pulling CH2's electron इस तरफ, carbon's electron are being pulled by this carbon. This carbon is pulling these two oxygen's electron, which is reducing the negativity of these oxygen. So it is easier to lose H+. जब भी ऑक्सीजन की नेगेटिविटी रिड्यूस नहीं हो पाएगी बल्कि बढ़ जाएगी, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू लूज H+। तो इसी वजह से जिसमें H+ लूज करना मुश्किल होगा उसका Ka वैल्यू स्मॉलर होगा, और जिसमें H+ को लूज करना आसान होगा उसमें Ka वैल्यू ग्रेटर होगा। तो एथेनोइक एसिड इज इन बिटवीन एथेनॉल एंड क्लोरोएथेनोइक एसिड। ये 10⁻⁵ है, ये 10⁻² और 3 है, ये 10⁻14 के करीब। ठीक है बेटा, इज दैट मेकिंग सेंस हसन? मुनीब साहब, समीत शाह साहब, असफा साहिबा, अहमद असफर, ओके, दोबारा से एक मरतबा लिख लीजिए।
अब जरा अगर मैं इसको फॉर्मल वर्ड दूं, मैं इसको एक मिनट को मैं इसको क्लियर करके फॉर्मल वर्ड्स दे देता हूँ। न्यू लिखता हूँ, इन एथेनोइक एसिड negativity of oxygen are reduced because of pull of electron by carbon in ethanoate ion, whereas अच्छा C2H5O माइनस कौन सा आयन बनेगा, whereas in ethoxide ion oxygens is too much negative, so it is difficult to lose H plus, जबकि यहाँ पे दूसरे के लिख देता हूँ, इन केस ऑफ chloroethanoic acid, the negativity of oxygen is reduced because of electron withdrawing effect of carbon and halogen. withdraw करना मतलब अपनी तरफ पुल करना. Browsing what? So easy to lose electron, oh sorry, not electron, H plus compared to ethanoic acid. ethanoic acid भी वैसे ही है, थोड़ा सा फर्क है कि H प्लस को ज़्यादा आसानी से लूज करेगा क्लोरोइथेनोइक एसिड कंपेयर टू, क्योंकि इसमें एक हैलोजन भी है, वो भी विड्रॉइंग इफेक्ट दे रहा है. चलिए जी, अब मेरे पास एक मार्क मुझे इसमें मिला, एक मार्क मुझे इसमें मिला. इसका स्क्रीनशॉट लो तो ताकि मैं इसको रिमूव करूँ तो पीएच वाले क्वेश्चन की तरफ चलूँ. चलें, स्क्रीन आपने ले लिया, मैं इसको रेस कर रहा हूँ. सबने ले लिया? प्लीज एक आध मैसेज करके बता दें मुझे. इसमें एक रीजन और बाकी है, दैट इज अबाउट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि वो जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे उसी वक्त बताऊंगा. डीलोकलाइजेशन की वजह से भी नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कम होती है. बट एनीवेज इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ. अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आता है, पीएच की कैलकुलेशन. अब कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एथेनोइक एसिड.
एथेनॉइक एसिड के लिए अगर पीएच निकालना है तो मेरे पास मुझे सबसे पहले इक्वेशन लिखनी पड़ती है CH3COOH डिसोसिएट। आर्हेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेता हूँ मैं, माइनस प्लस H प्लस। इसमें डायरेक्ट के ए की एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, H प्लस CH3COO माइनस ओवर CH3COOH। प्लेस करते हैं कि ए वैल्यू 1.75 टाइम्स 10 पावर -5। मुझे H और OH के बारे में नहीं पता, X एंड X कंसिडर कर लिया मैंने इसे, ओवर CH3, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है मुझे, 0.1, 0.1। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1.75 टाइम्स 10 पावर -5 टाइम्स 0.1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर बताना मुझे कोई। 0.1 है तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 1.75 टाइम्स 10 पावर -6, टेकिंग रूट इधर साइड, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा बताओ जरा वैल्यू। 1.32 टाइम्स 10 पावर 1.32 टाइम्स 10 पावर -3 मोल पर DM3। ये मेरे पास एचाइन कॉन्सेंट्रेशन आ गई। और अब मैं इस पे नेगेटिव लॉग लगा लेता हूँ, 1.32 टाइम्स 10 पावर -3 pH कितना आएगा, pH तकरीबन 3 के करीब आना चाहिए, 10⁻³ इसलिए कितना आएगा बताओ। द आंसर इज 2. 2 डेसिमल प्लेसेस होगा 2.8 pH वैल्यू। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 20 cm³ ऑफ 0.1 mole per DM³ of NaOH is slowly added to 10 cm³ of sample of, अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन रिमेनिंग सोल्यूशन। रिमेनिंग सोल्यूशन का सवाल है। पहले तो मुझे ये देखना है, सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करनी है, मोल्स ऑफ एथेनॉइक एसिड। N is equal to C times V, 0.1 टाइम्स कितना cm³ 10/1000। कितनी मोल्स आ जाएंगी मेरे पास, 0. कितनी आ जाएंगी, 1 टाइम 10 पावर -3 मोल्स ऑफ इट। अच्छा, अब मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, ये कितनी आ जाएंगी, N इज इक्वल टू C टाइम V, C 0.1 टाइम्स, नहीं 0.1 ही है ना, टाइम्स 20/1000। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³ इसकी मोल्स आ जानी चाहिए, है ना भाई। अब मुझे दिख रहा है, अब इक्वेशन देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एथेनॉइक एसिड इन 1:1 रेशियो, it is NaCH3COO प्लस H2O 1:1 में इस्तेमाल हो रही है, उसका मतलब एक्सेस NaOH की है। लिमिटिंग को माइनस कर देते हैं इसमें से, -1 टाइम 10 पावर -3, तो ऑब्वियसली मेरे पास कितना बचा, 1 टाइम 10 पावर -3 एक्सेस मोल बची किसके, NaOH के, जो एक्सेस था। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया मेरे पास, टोटल वॉल्यूम, अच्छा ये तो पहले पार्ट में सिर्फ मुझसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
मोल्स, तो मेरे पास 1 × 10⁻³ मोल्स आर एक्सेस of NaOH. Is that thing clear to everyone? Please mention that. Is that part clear? The first part, दोनों की मोल्स फाइंड कीजिए, 1:1 रेशियो के अंदर है, जो एक्सेस होगा उसमें से माइनस कर दीजिए। प्लीज जल्दी रिस्पॉन्ड किया करें आप लोग, सोते नहीं रहा करें। okay. मेरे पास मोल्स तो आ गए। आप कह रहे कैलकुलेट द OH कॉन्सेंट्रेशन एट द एंड। अब नई कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 1 × 10⁻³ over 1000। 30 is the new volume, कि 10 सेम क्यूब ये था, 20 सेम क्यूब ये था, तो न्यू वॉल्यूम कितना हो गया 30। तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल के बताओ कितनी हो जाएगी। एक्सेस मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ओवर 1000। जरा आंसर बताइए। 3 टाइम है, 3.3 × 10⁻⁸। नहीं नहीं, अहमद इसमें क्या हो गया, 0.033। पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं आंसर को। तो ये मेरे पास आंसर है इसका, न्यू कॉन्सेंट्रेशन का। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट पार्ट पे जाऊँ। इसके बाद एक बफर का करते हैं, फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तक चलते हैं। इज इट डन? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं रिमूव कर रहा हूँ स्क्रीन। 3, 2, 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, यूजिंग एक्सप्रेशन KW कैलकुलेट द H plus sign and the pH of the solution in the end। चलो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई थी, KW बराबर है H प्लस OH माइनस, KW की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14। H प्लस मुझे ढूंढना है, OH माइनस की कौन सा 0.033। तो H प्लस विल बी इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 over 0.33 0.033 0.033, and that is equal to शाबाश। कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 3.03 × 10⁻⁻13। क्या कह रहा है अहमद, 3.03 × 10⁻⁻13। क्या ये सही है? अस्पत के आंसर पे मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ। शुक्र, अब करूंगा। इसका पीएच ले लो, नेगेटिव लॉग ऑफ -13। बताइए कितना पीएच आता है इसका। 13 से स्लाइटली कम होना चाहिए, 12.5। थैंक यू अशफाक।
and yes, it's an alkaline solution. ठीक है, ये वर्किंग हो गई इसकी। अच्छा, on the following axis, how the pH will change during a total of NaOH 20 cm³ of NaOH, mark clearly the end point. एंड पॉइंट को बताना जरूरी है। ओके, अब मुझे पता है फाइनल पीएच कितना आ रहा है, 12.2, 12.5। इसका मतलब है, पहले तो मैं ये देखूं पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, C1V1/N1 इज इक्वल टू C2V2/N2। तो मेरे पास C1 कितना था, 0.1 एथेनोइक एसिड का ले लेते हैं, 10Cl³ 1 मोल, और C2 कितना था, 0.1। तो मुझे V2 नहीं पता, ये V2 क्या है, वो पॉइंट ऑफ वो वॉल्यूम जिसको मैं डिटरमिन कर रहा हूँ। N2 का आंसर भी 1 था, तो ये भी 10 पर ही पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देगा मुझे। अच्छा, 10 पे तो देगा, ठीक है, मतलब दिस विल बी द फ्लैटेस्ट लाइन दैट आई कुड गेट, ठीक है। और पीएच फाइनल कितना होगा, 12.5, तो इट शुड बी बिटवीन टू लाइंस एंड इट शुड बी फ्लैटर इनफ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस बाद में ऐड हो रहा है। फ्लैट लाइन ये रही मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब एसिड का इनिशियल पीएच कितना था, वो कैलकुलेट किया था हमने, 2.8 था। इसका मतलब 2.8 का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये वीक एसिड है, तो इट इज गोइंग इनक्लाइनली, एज इट इज अ वीक एसिड, so it is going, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो लाइन ऐसी चल रही, ऊपर स्ट्रॉन्ग बेस है तो देखो लाइन ऐसी चल रही है, लेकिन वीक एसिड है तो मैंने थोड़ा सा इनक्लाइनली इसको लेके आया। अच्छा, अब इसकी इतनी बड़ी रेंज है, मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज कर सकता हूँ जिनके कलर चेंजेस इस रेंज के दरमियान है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले क्वेश्चन का पार्ट अगर मिटा दूँ, मेरे पास कर्व तो बन गया है, लेकिन मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ताकि मैं आसानी से ऊपर जाऊँ, तो मुझे ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा। खैर, तुम स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो ऊपर चलते हैं। अब मुझसे एग्जाम में कह रहे हैं कि बताओ कौन सा इंडिकेटर इसमें सबसे बेस्ट फिट होगा। 2.8 से ये मैंने, ठीक, जी मेरे पास बीज कर्व है। अच्छा, क्या मेलाकाइट ग्रीन बहुत अच्छा इंडिकेटर साबित हो सकता है? इसका कलर चेंज कहाँ है, 0 से 1 के दरमियान, यहाँ पे। विल दैट बी अ गुड इंडिकेटर? जल्दी से रिस्पॉन्ड करना, आंसर नहीं बताना। Will that be a good indicator for this titration? No. Thymol blue 1 और 2 के दरमियान, यानी इसका चेंज रेंज ये है। क्या यहाँ पर मेरी फ्लैट लाइन नजर आ रही है एंड पॉइंट की? नहीं। अच्छा जी, ब्रोमोथाइमोल ब्लू is ranging between 3 to 4, ये रही रेंज इसकी। तो इज दैट अ गुड पॉइंट? नो, दिस इज नॉट। जब ये पूरी तरह पीएच एंड पॉइंट का मतलब है पूरी तरह लिफ्टिंग शुरू हो गई है, 7, 8, 9, 10, तो ये इस रेंज के दरमियान फॉल कर रहा है। तो मैं यहाँ बता सकता हूँ इट इज थाइमोल फिथिलीन। थाइमोल फिथिलीन और फिनोफ्थलीन में कोई फर्क नहीं है।
फेनोल्फथलीन थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, जिसकी जगह अब फेनोल्फथलीन इस्तेमाल किया जाता है. So my answer will be this. Rest of them can't be a good indicator for this time. Is that making sense to everyone? Please answer कीजिए. 3 to 4 के अंदर तो पीएच राइज हो रहा था, अभी एंड पॉइंट आया नहीं था. ये एंड पॉइंट से पहले का पीएच है. जब फ्लैट लाइन स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद तुम्हें प्लीज सब लोग मुझे रिस्पॉन्स कर देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी. 4 बच्चे आंसर करते हैं यार, देखो खुदा के सब सो रहे हैं पड़े हुए. ओके, दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ. कोई बफर का आना चाहिए. बफर के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, मजे के होते हैं. जो मुश्किल होती है उसको सॉल्व करना. चलो ओके, जल्दी से देखो. यूजिंग HG symbol represent Bronsted Lorry, write equation to show the substance acting as Bronsted Lorry basis. अच्छा, अब NH3 की बात की है, HG का सिंबल यूज करने को कह रहा है. HG का सिंबल यूज करूंगा HG, और HG में से H accepted by NH4 plus and Z minus, right? So ammonia is proving itself as a base here by gaining 1 proton. अच्छा, तो अब देखिए ये ये आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है. CH3OH, इट इज जस्ट लाइक वाटर हैविंग 2 लोन पेयर्स. तो अगर इसको Hg देता हूँ तो इस लोन पेयर के साथ H प्लस के साथ बॉन्ड करेगा, बनाएगा क्या, CH3CO2 प्लस प्लस Z माइनस. ठीक है, तो ये भी एक बेस है, गेनिंग अ प्रोटॉन using a symbol of B minus. It represent Bronsted and Lorry. B माइनस का सिंबल मांग रहा है, दे रहा है, कह रहा है कि B माइनस से कैलकुलेट करो. तो दिस बिकम्स NH2 and HB, राइट, और BH तुम जैसे भी लिखना चाहो. इससे एक H प्लस चला गया तो इसमें चार्ज क्या आ गया, माइनस का. जबकि इसी तरह से क्योंकि इसने एक H प्लस छीन लिया ना इससे, राइट, H प्लस चला गया तो ये वाली स्पीशीज रिमेनिंग क्या आ जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी. CH3O माइनस प्लस HB और BH कह लीजिए, याद की अपनी बात. ओके, अब कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब what is a reversible reaction. Reversible reaction, a reaction that goes in both direction. ये ऊपर वाली इक्वेशंस क्लियर है सबको? बताओ बच्चों, ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस क्लियर है? हाउ आई हैव प्रूव्ड देम एज एसिड एंड अ बेस. Now, reversible reaction क्या है? A reaction that goes
to both direction, that is forward and backward. It never completes. बेस में से पूरा OH क्या है, पूरा OH निकलना जरूरी नहीं। बेस का मतलब है, बेस का मतलब है समथिंग दैट इज गेनिंग अ प्रोटॉन। तो यहाँ B माइनस ने गेन किया है, उधर इन दोनों ने गेन किया था। ठीक है बेटा, कौन पूछ रहा था ये सवाल? बेस में से पूरा OH नहीं निकलेगा, नहीं ये जरूरी नहीं है, राइट। Alkalis are those that are famous for losing OH, not bases। ठीक है, बेस तो मेटल ऑक्साइड भी होती है, MgO is a base, it's not an alkali, it can only liberate O minus ion। ठीक है बेटा, बेस के लिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने यही तो कहा था कि बेस कौन है, वो केमिकल्स जो प्रोटॉन को गेन कर लेते हैं। ओके, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड and backward reaction becomes equal। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का दोनों का रेट बराबर हो। चलो ये तो फजूल सवाल थे, अब काम के सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय बफर? अ केमिकल दैट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। केमिकल that resist the change in pH if small quantities of acids and bases are added to them। ये चेंज को रोकेंगे। Explain how the working of buffer relies on reversible reaction involving Bronsted Lowry acids such as Hz and base such as Z minus। अब यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि Hz माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करके ZH बना सकता है, और ZH OH को एक्सेप्ट करके H2O और Z माइनस प्रोड्यूस कर सकता है। दोनों तरह से, Z माइनस को यूज करने को कहा या Hg को यूज करने को कहा, तो मैं दोनों तरह से इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। H प्लस को यूज करने को कहेगा तो दिस इज एक्सेप्टेड बाय दिस। OH माइनस को यूज करने को कहेगा, सॉरी ZH को यूज करने के लिए कहेगा तो ZH इज डोनेटिंग H प्लस, एक तरफ गेन कर रहा है एक तरफ लूज कर रहा है। तो ये मेरे पास दोनों इक्वेशन बनती मुझे नजर आ रही है। अब कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ द वर्किंग ऑफ, तो मैं ये लिख सकता हूं व्हेन H प्लस आयन आर एडेड, ions are added, Z ion, Z minus ion removes H plus by producing ZH, but when OH minus ions are added, ZH reacts with them to produce Z minus in H2. That's how it can take control on externally added H plus and OH minus ions। ठीक है भाई, उसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आगे बढ़े, 3, 2, 1।
अब कह रहे हैं प्रोपेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, कैलकुलेट द पीएच ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। फिर दोबारा से इक्वेशन बनाओ। तो के ए विल बी इक्वल टू, अब आप लोग इतने स्मार्ट तो हैं, CO2 माइनस H प्लस ओवर CH3 CH2 COOH। तो कॉन्सेंट्रेशन ये बराबर हो जाएगी किसके, एक्स स्क्वायर ओवर 1.34 टाइम्स 10⁻⁵ और कॉन्सेंट्रेशन 0.5, ये बराबर हो जाएगा 0.5 टाइम्स 1.34 टाइम्स 10⁻⁵ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेना इसका, तो एक्स विल बी इक्वल टू, जरा बताओ कितनी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है इस प्लस आयन की। बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ। 2.59 टाइम्स 10⁻³ इज द HN, इसका नेगेटिव लॉग ले लो। 2.59 टाइम्स 10⁻³ बराबर हो जाएगा किसके, पीएच कितना है बेटा, 2.6, 2.6 ये इसका पीएच आ गया। ठीक है, अब कह रहे राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन, अच्छा कह रहे बफर is prepared F, buffer F is prepared by adding sodium hydroxide। अच्छा बफर के लिए याद रखो बेस की मोल्स कम होनी चाहिए, वीक एसिड की मोल्स ज़्यादा होनी चाहिए अगर तुम एसिडिक बफर बनाना चाहते हो। अब जरा देखो NaOH प्रोपेनोइक एसिड मेक सोडियम प्रोपेनोएट, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, इतना टाइम नहीं है, एंड H2O, अच्छा दोनों 1:1 के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो प्रोपेनोइक एसिड की रिमेनिंग मोल्स कितनी होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड सोडियम प्रोपेनोएट इन अ बफर। मुझे पता है कि सोडियम प्रोपेनोइक एसिड की कितनी मोल्स थी, 0.5, और कितना वॉल्यूम था 100 cm³ डिवाइड बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगी मोल्स इसकी, मोल्स बताओ जल्दी से। 0.05 होनी चाहिए मोल्स, ये दो कैंसिल, 0.05 ये मोल्स, 0.05 मोल्स। अल्कली तुमने कितना ऐड किया, 0.03 माइनस कर दो तो कितनी मोल्स बची, ये किसकी मोल्स हैं, ये प्रोपेनोइक एसिड की अनरिएक्टेड मोल्स हैं। ठीक है, और सोडियम प्रोपेनोएट कितना बना, 0.3:0.3। तो अब इसकी नई मोल्स, इसकी नई कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.02 रिमेनिंग एसिड था ओवर 100 ओवर 1000, तो मेरे पास नई कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी इसकी, हम्म 0.2 मोल पर DMQ। और सोडियम प्रोपेनोएट की कितनी हो जाएगी, इसकी मोल्स कितनी बनी थी, 0.03 ओवर 100 ओवर 1000, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 0.3 हो जानी चाहिए। अगर वो 0.2 है तो ये 0.3 हो जानी चाहिए, शाबाश हो जाए। तो मेरे पास 0.2 और 0.3 दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अच्छा अब
मैं इसका पीएच निकालता हूँ, H प्लस ए माइनस, इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा फॉर्मूला लिखूँ, एच ए। के ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास इसकी, 1.34 टाइम्स 10 पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, x लिख दिया। A माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बफर में वही होती है जो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती है, 0.3, और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास कितनी थी, 0.2, राइट। तो पहले x की वैल्यू निकाल लो उसमें से, 1.34 टाइम्स 10 पावर माइनस 5 टाइम्स 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू x। तो तुम्हारे पास एच आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। बताओ जरा जल्दी से बेटा। 8.93 टाइम्स 10 पावर माइनस 6। अब जरा देखो, इसको नेगेटिव लॉग ले लो इसका, तो कितना आ जाएगा, 6 के करीब आएगा, ये 5-6 के करीब आना चाहिए। फाइव पॉइंट जीरो फोर, ये 5.05, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो सवालात किए, कल भी दो सवालात और करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड और बफर से रिलेटेड, इंशाल्लाह ताला। सी यू इंशाल्लाह। उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। ये दो सवालात, एक 14 का है, एक 13 का है, एक नवंबर का, एक जून का है, 42 वेरिएंट के अच्छे सवालात हैं कॉन्सेप्ट के रिव्यूअल के लिए, इनकी ज़रा प्रैक्टिस कीजिए। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।